बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील करके रख दिया है। उस रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स पर जाकर एहतजाज किया, लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, पेशावर में हिसास इदारे की बिल्डिंग पर फायरिंग की गई, मुल्तान और रावलपिंडी और मुल्क के दीगर इलाकों में जहाँ भी हिसास दफातर मौजूद थे उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया। और इस पुरतशद्दद एहतजाज का वजह यह करार पाई कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकली और एहतजाज करते करते वो फौजी अफसरान की रहायश गाहों पर और जनरल हेडक्वार्टर्स के सामने जा पहुंची। इमरान खान साहब पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये पूरी साजिश के तहत फ़ौज के खिलाफ एक बयानिया बनाया और इस बयानिया का नतीजा ये निकला कि 9 मई के वाक़यात ने जन्म ले लिया। 9 मई को जो कुछ हुआ उससे पूरी पाकिस्तानी कौम को दुनिया भर में बदनामी का सामना करना पड़ा। ये तासर दिया गया कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के नौजवान अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, अपने फ़ौजी इदारे के ख़िलाफ़ हैं और फ़ौजी इदारों के सामने जाके एहतजाज कर रहे थे। फ़ौज ने उस रोज़ ये पॉलिसी इख्तियार की कि किसी पर गोली नहीं चलाई जाएगी, किसी पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। उसका नतीजा ये निकला कि फ़ौजी दफातर और फ़ौजी रहायशगाहों के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनान घुस गए और विक्ट्री के निशानात बनाए गए। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक गिरफ्तारियों का सिलसिला चल निकला। इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हैं, अटक जेल के अंदर मौजूद हैं। उनके कई कारकुनान, दर्जनों कारकुनान रुपोश हो चुके हैं। कई रहनुमा इस वक्त जेलों में हैं और कई रहनुमा इस वक्त भागे हुए हैं, मफरूर हैं। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये एहतजाज ऐसा एहतजाज था कि इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने गम गुस्से का इजहार करते हुए ये एहतजाज किया। शुरू में इमरान खान साहब ने इससे इनकार किया था कि उनके कारकुनान GHQ पर या लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला करने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ख़ुद अपने बयानात के ज़रिए इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये एहतजाज अगर वहाँ ना करते तो कहाँ करते। गोया इमरान खान साहब ने ये बात मान ली कि उन्होंने एहतजाज जो किया वो इसलिए किया कि पाकिस्तान में उनके लोग, उनके कारकुनान ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ नहीं दिया और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उनका इक़्तिदार ख़त्म किया गया, इसलिए एहतजाज भी वहीं होना था। हमारा आज का प्रोग्राम एक तहकीकाती प्रोग्राम है जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वाकई कारकुनान बिला किसी हिदायत के वहाँ जा पहुँचे या इसके लिए एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई। सारे एदाद शुमार भी आपके सामने रखेंगे और वो पूरा बयानिया जो इमरान खान साहब ने इख्तियार किया उसको भी आपके सामने रखेंगे। ये रिसर्च जो हमारी टीम ने की है ये आपके सामने लेकर आएंगे कि किस तरीके से इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया वो बिलाखिर फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बन गया। बिलाखिर फ़ौज के ख़िलाफ़ उनके कारकुनान उठ खड़े हुए और उन्होंने जाकर फ़ौजी दफातर पर हमले कर दिए। हमारी टीम की तहकीकात के मुताबिक जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक्त इमरान खान साहब ने इस बयानिए को बनाने की कोशिश की कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरल कमर जवेद बाजवा जो आर्मी चीफ थे उनकी हुकूमत को हटाना चाहते हैं। फिर उसके बाद साइफर को लहराया गया और ये कहा गया कि अमेरिका में प्लानिंग हुई और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका का साथ दिया और इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब अपने इस मौक़िफ़ को बार बार बदलते रहे। कभी कहते रहे पंजाब में बैठा हुआ मोहसिन नकवी उनकी हुकूमत हटाने का ज़िम्मेदार है, कभी इसकी ज़िम्मेदारी आसफ अली जरदारी पर डालेगी। और बिलाखिर इमरान खान साहब का एक बयान वो भी सामने आया जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि साजिश यहाँ तैयार हुई और उसे अमेरिका तक ले जाया गया और हुसैन हक्कानी ने अहम किरदार अदा किया और फिर उसके बाद उनकी हुकूमत को हटा दिया गया। इमरान खान साहब अपने बयानात के ज़रिए बार बार ये कहते रहे कि जनरल कमर जवेद बाजवा को अगर उन्होंने साजिश नहीं भी की थी तो उनकी हुकूमत को बचाने के लिए उन्हें किरदार अदा करना चाहिए था। अगर अमेरिका ने भी साजिश की थी तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनकी हुकूमत को बचाती। एक लंबी तारीख है जिसमें अदम एतमाद की तहरीक कैसे कामयाब हुई, किस तरीके से साइफर को लहरा कर कासम सूरी ने अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया और उसे एक गैर मुल्की साजिश करार दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो उसके बाद से इमरान खान ने एक बाकायदा मुहिम का आगाज़ कर दिया। वो मुहिम क्या थी ये भी आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो कासम सूरी साहब ने जो उस वक्त फ़ैसला दिया था कि वह अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करते हैं, उससे पहले ही इमरान खान साहब
न्यूट्रल के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ बना चुके थे। वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये बात कह रहे थे कि अगर वो न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल तो जानवर होता है। गोया उस वक्त भी इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को पुकार रहे थे कि उनकी हुकूमत बचाने के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा अपना किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अगर ये मान भी लिया जाए कि उस रोज़ जो है उनके कारकुनान 9 मई के लिए किसी के कहने या ना कहने के बावजूद जो है फ़ौजी दफातर पर जा पहुँचे, तो उससे पहले अगर वाक़यात के तसलसल को जोड़ा जाए तो इमरान खान साहब ने जब से न्यूट्रल और जानवर कहने का आगाज़ किया, उसके बाद इमरान खान साहब ने बाकायदा फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाने का आगाज़ कर दिया। और वो मुहिम चलती चलती कभी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ मुहिम चली, कभी DGC जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ और कभी जनरल नदीम अंजम DGI के ख़िलाफ़ वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियो खिताब के ज़रिए और अपने ट्वीट्स के ज़रिए और अपने बयानात के ज़रिए अपनी कौम के सामने लाते रहे। गोया मकसद ये था कि तमाम लोगों को जो उनके कारकुनान उनसे वाबस्ता हैं उनको ये बावर कराया जाए कि उनका मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है बल्कि अफवाज पाकिस्तान से है। और फौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई गई उसकी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकलने के बाद पूरी एक मुहिम का आगाज़ कर दिया और वो मुहिम जो है बिल आखिर 9 मई के वाक़यात पर आकर ख़त्म होती है। इसलिए इमरान खान साहब की इस मौक़िफ़ को तस्लीम करना कदरे मुश्किल काम है कि इमरान खान साहब ने अवाम और फ़ौज को लड़ाने की कोशिश नहीं की। इमरान खान साहब ने जब DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद जो कुछ कहा ये बड़ा गौर तलब है। उन्होंने कहा कि DGI से ज़्यादा ऐसी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने शेख रशीद को भी करते हुए नहीं देखा। उसके आखिर में इमरान खान साहब कहते हैं कि वो लगता ये है कि ये चोरों के टोलों के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने धमकी दी और सारा निशाना चेयरमैन PTI ने DGI के ऊपर डाल दिया और ये कहा कि DGI कान खोल कर सुन लो। गोया इमरान खान साहब धमकी दे रहे थे DGI को भी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी DGI SPR के हमरा। इन्हीं वाक़यात के तसलसल को रखेंगे अपने मेहमानों के सामने। हमारे साथ आज 2 मेहमान शरीके गुफ्तगू होंगे। ये सारी रिसर्च हम उनके सामने भी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने की कोशिश की या उनका इरादा एहतजाज करने तक ही महदूद था। ये सारे बयानात भी उनके सामने रखेंगे। मेरे साथ मुल्क के 2 सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार आज के प्रोग्राम में मेहमान होंगे। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं, मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि कराची से सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़कियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनके सामने कुछ और बयानात इमरान खान साहब के रखना चाहता हूँ जिससे अंदाज़ा हो सकेगा कि इमरान खान साहब की ये पूरी प्लानिंग या मनसूबा बंदी थी या महज इत्तेफाक था कि 9 मई के वाक़यात जो है वो इस मुल्क के अंदर रूनुमा हुए। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने श्रीलंका को भी पाकिस्तान के मुकाबले करार दिया और कहा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में हो सकते हैं। गोया इमरान खान साहब ये भी धमकी लगा रहे थे कि मुल्क के अवाम उठ खड़े होंगे और जाकर सरकारी दफातर का घेराव करेंगे। मकसद क्या था कि जब उनके कारकुनान एहतजाज करने निकलें तो वो सरकारी इमारतों का या फ़ौज के दफातर का घेराव करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले कुछ और वाक़यात और कुछ और बयानात आपके सामने रखते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि चेयरमैन PTI आखिर चाहते क्या थे। उन्होंने DGC जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ जिस तरीके से मुहिम चलाई, जो बयानात दिए, अगर वो सारे बयानात अगर आपके सामने हों तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि इमरान खान साहब किस तरीके से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी से लड़ने वाले एक फ़ौजी ऑफिसर को टारगेट किए हुए थे। कभी इमरान खान साहब अपने कत्ल की जिम्मेदारी उन पर आयद कर रहे थे तो कभी वो ये बात कह रहे थे कि जनरल कमर जवेद बाजवा जब से इस शख्स को लेकर आए हैं डर्टी हैरी के नाम से उन्हें बार बार पुकारते थे और ये कहते थे कि जब से वो तैनात हुए हैं उस रोज़ से हमारे ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया गया। हत्ता कि इमरान खान साहब ने अपने ऊपर होने वाले हमले की जिम्मेदारी भी जनरल फैसल नसीर पर डालने की कोशिश की। मकसद यही था कि लोग इस वक्त मुल्क की इदारे ISI के ख़िलाफ़ उनके अंदर नफ़रत पैदा हो, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो, ताकि अगर इमरान खान साहब को कल एहतजाज करना पड़े तो उस वक्त ऐसा माहौल बन चुका हो कि लोग सारी जिम्मेदारी ISI के ऊपर डालें और ISI के दफातर के बाहर जाकर एहतजाज करें और हमले करें। और हुआ यही कि जिस रोज़ 9 मई को लोग निकले पेशावर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर, उस वक्त कारकुनान बाकायदा मनसूबबंदी के तहत ISI के दफातर के बाहर जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और बाज़ मकामात फायरिंग की वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। ये पूरे वो बयानात थे जिसने गुस्सा पैदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में और ये इमरान खान साहब ने एक बाकायदा
मनसूबबंदी के साथ इस मुसलसल मुहिम को जारी रखा, जिसका टारगेट यही था कि जनरल फैसल नसीर और जनरल नदीम अंजम को टारगेट किया जाए। और दोनों ISI के वो सीनियर अफसरान अगर टारगेट होंगे, उनके खिलाफ बयानबाजी होगी और उनके खिलाफ ट्वीट्स किए जाएंगे। फिर ट्वीट्स का एक ऐसा जो है माहौल बना दिया गया कि हर तरफ से ट्वीट्स फ़ौज के खिलाफ किए जाने लगे। तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान को ये ड्यूटी लगाई कि वो सारे ट्वीट्स में फ़ौज का तज़किरा करेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है लोगों को उकसाने की बात करेंगे। वो सारे ट्वीट्स भी हमारे सामने मौजूद हैं जो उस वक्त फौजी अफसरान के खिलाफ किए गए। प्रोग्राम में आपको ये भी दिखाते चलें कि आज़म स्वाति गिरफ्तार हुए। क्यों गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार इसलिए हुए थे कि उन्होंने गंदी गालियाँ दी थी फ़ौज के अफसरान को। लेकिन उनकी रिहाई के बाद भी इमरान खान साहब ने अपने बयानात नहीं बदले और फ़ौज के ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद किए। उन इल्ज़ामात के बाद फिर जो कुछ मुराद सईद के हवाले से और जो कुछ कहा गया शहबाज गिल साहब के हवाले से, वो भी इमरान खान साहब मुसलसल अपने बयानात के ज़रिए कहते रहे। शहबाज गिल साहब ने तो एक जलसे से खिताब करते हुए जो कुछ कह डाला था वो सुनने के लायक है कि शहबाज गिल तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, फ़ौज की लीडरशिप, नई लीडरशिप जो जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज की क़यादत कर रहे थे, उस पर क्या इल्ज़ाम लगाए गए एक जलसे के अंदर, शायद ये सुनना एक आम आदमी के बस में भी नहीं। आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है तो हजूर मैं और आजम सवाती साहब शलवार पहन लें, क्योंकि वो फिल्में बनाते थे, मुझे भी नहीं पता था जिसमें से कुछ निकालना है, कोई न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होना है। हमें एक ब्रेक लेनी है, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आज के तहकीकाती प्रोग्राम के अंदर एक बार फिर खुश आमदीद। नज़ीर लगारी साहब, ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल है, एक अजीब व गरीब बहरान की कैफियत है। और अगर आम आदमी से भी पूछा जाए, वो अपनी ही अफवाज पाकिस्तान से नाला नज़र आता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर एक पूरी कंपेन चलाएगी और इस मुहिम जिसके तरीके से चलाई गई उसका नतीजा जो कुछ निकला वो आपके सामने है। इमरान खान साहब और उनकी सारी टीम कहती है कि 9 मई के वाक़यात हमारे कोई साजिश नहीं थे, कोई प्लान नहीं थे। जब लोग गिरफ्तार किया गया मुझे, उसके बाद लोग निकल पड़े। लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद की तहरीक आई, उस वक्त से लेके जिस किस्म के बयानात दिए गए, अल्टीमेटली उसका नतीजा यही निकलना था कि पूरी जो PTI की लीडरशिप थी और PTI के जो कारकुनान थे, उनको तैयार किया जा रहा था कि वो GHQ पर हमला करें, वो कोर कमांडर हाउस पर जाएं, वो इंटेलिजेंस के इदारों पर हमला करें, जिसके बाद हमें ये दिन देखना पड़ा। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बात ये है कि ये जितने भी चीज़ें सामने ला रहे हैं, जितनी चीज़ें कर रहे हैं, अगर लोगों का प्लानिंग के बगैर आना था तो अब आ जाना चाहिए था। अब क्यों नहीं आ रहे हैं लोग प्लानिंग के बगैर, मनसूबाबंदी के बगैर? क्या ये मनसूबाबंदी के बगैर आए थे या इनकी मनसूबा नहीं था कि कहाँ जाकर हमला करना है? ये जो 200 मकामात पर इन्होंने हमले किए थे बगैर मनाने के, बगैर मनसूबाबंदी के, ऐसे ही लोग उठकर खड़े होते। और फिर ये क्या हुआ था कि जब वो सामने पेश हुए कोर्ट में और गए और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा पकड़ोगे तो दोबारा यही कुछ होगा। तो ये क्या बात थी? यानी क्या वो ये समझ रहे थे कि ये बात कोई नहीं समझेगा कि ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया? यह अवामी जद्दोजहद, ये कोई इनकलाब नहीं था, ना ये ची गवेरा था, ना ये हो ची मिन था, ना ये माओ ज़ेडुंग था, ना ये लेनिन था, ना ये फिडेल कास्ट्रो था। ये कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की सियासी जिंदगी में इसकी सारी की सारी जो टोटल मजमूई हैसियत है, इस वक्त एक जेल में पड़ा हुआ है और इसकी कोई अवाम के अंदर पजीराई नहीं थी, न थी, न है, न हो सकेगी। और किस बुनियाद पर होगी? क्या है इसके पास? क्या इसके पास? कौन सी अक्ल है इसके पास? कौन सी फहम है इसके पास? कौन सा नजरिया है इसके पास? किस नजरिए के तहत ये पूरी सूरत एक छोटी सी आयत के 2 अल्फाज कहकर ये बात करता है और अपने आप को ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दानिशवर समझ रहा है और इसके फॉलोअर कितने जाहिल हैं। मुझे अफसोस होता है ये सारी बात कहते हुए। मैं इंसानों को, मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि इंसानों की तौहीन हो, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि लोगों की मेरी तरफ से दिल आजारी हो, लेकिन एक जाहिल मुतलक शख्स जो है वो अगर अपने आप को कोई बड़ा इनकलाबी, बड़ा कोई
ऐसा कुछ देवमालाई शख्सियत बनाकर पेश करने लगे तो फिर इंसान को तकलीफ होती है। और किन लोगों के मुकाबले में पेश किया जाता है इसको, और किन लोगों के मुकाबले में, और जो इनके फॉलोअर्स हैं वो मैं समझता हूँ ढाई अफसोस के साथ वो आखिरी दर्जे के जाहिल मुतलिक हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई सोच नहीं है। उनको एक ही धंधे पर लगाया गया है कि जनाब इसके साथ इश्क करो, ये बड़ा कमाल का आदमी है, उनसे बात तो करें। उनने कौन सी सियासी बसीरत है उनके अंदर? यानी आप नज़ीर लगारी साहब, आप नहीं समझते कि अपने लीडर की मोहब्बत में लोग निकले? आप समझते हैं कि बाकायदा प्लानिंग हुई, बाकायदा मनसूबाबंदी की गई, फिर लोगों को टास्क दिया गया कि कहाँ कहाँ पे जाकर हमले करने हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, और इनके साथ हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए कि सिस्टम के कुछ लोग भी थे। हमें क्यों नजरअंदाज करें इस बात को? हम क्यों छोड़ दें? कैसे लोग पहुंच सकते हैं? इनकी जो ट्रेनिंग करने वाले या जो खुद इसको बयाना बनाने वाले लोग थे, तो वो तो साइको वारफेयर के माहिर थे। जिन लोगों ने इनको बयाना बनाकर दिया था और जिसको घर का लोगों के सामने पेश किया जा रहा था, पिलाया जा रहा था, और जो इसको निजात दहंदा बनाकर पेश किया जा रहा था, वो सब कुछ घर कर पेश करने वाले वो कौन थे? ठीक है, अगर सिस्टम के कुछ लोग आ गए थे तो आप उनको सामने लाए ना। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप अपने सिस्टम की सफाई करें? ये तो कोई चीज ही नहीं है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, और इनकी हिमायत करने वालों को भी कोई हैसियत नहीं है। कौन लोग थे जो इनको कंधे पर उठाए हुए थे? जनरल बाजवा हट गए। जनरल बाजवा ने यह कह दिया था कि हम इदारे के तौर पर गैर जानबदार हो रहे हैं, हो गए हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और ये आइन के सामने आ गए थे, तो आईनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं आज भी कहता हूं, मैंने उसी दिन कहा था, उसी दिन जब आइन का एब्रोगेशन हुआ, जब आइन का सबवर्जन हुआ, जब आइन को तोड़ा गया, मैंने उसी दिन कहा था कि आज आइन को तोड़ा जा रहा है। जब फवाद चौधरी ने वो सारे का सारा आर्टिकल 5 पढ़ा और फिर जो है वो कासिम सूरी ने उस पर अमल किया और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई कर दी। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई ये की और कहा कि मैं मुस्तरद कर रहा हूं तारीख अदम एतमाद को, और नीचे अपना नाम नहीं दिया, नीचे किसी और का नाम लिखा हुआ था, असद कैसर का। अब क्या होता है, असद कैसर को, कासिम सूरी को और फवाद चौधरी को, इनको लाएं और इनके ऊपर लगाएं आइन का एब्रोगेशन, सबवर्जन, आइन तोड़ने के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करें, फिर आप इससे निजात पा सकेंगे जो मुसीबत आपके सामने खड़ी की गई है। और जो लोग सिस्टम के लोग साथ दे रहे थे उनका वो करें। ठीक है, मैं वापस लगारी साहब, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, कुछ ये सारी हमारी जो टीम ने रिसर्च की है उसमें कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जब अदम एतमाद की तहरीक आ गई तो उसके बाद जो इमरान खान साहब के बयानात हैं उसमें से एक बयान मैं आपके सामने रखूँ। वो कहते हैं 8 महीने पहले एक आदमी ने फैसला किया, जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था, एक गवर्नमेंट गिराई एक आदमी ने। यानी ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद उनकी स्टेटमेंट है। उससे पहले भी उनकी जो बयानात हैं वो कहते हैं मुझे रिपोर्ट मिली कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, और ये रिपोर्ट क्या है, मेरे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है। फिर उससे आगे एक बयान उनका सामने आता है, वो कहते हैं कि अगर साजिश बैरूनी नहीं थी तो ये रोक सकते थे, इन्होंने रोका नहीं, इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की। और ये मीर जाफ़र मीर सादक के बयानात तो आपने सुने, वो तो अदम एतमाद की तहरीक आते ही शुरू हो गए थे। देखें अस्सलाम वालेकुम साहब, ये एक आइडियल केस है कि जब एक सियासी रहनुमा अस्करी रहनुमाओं में तब्दील हुआ है। अच्छा, देखें मैं आपको बताता हूँ, सियासी जमातों के लीडर ने फांसी भी लगे हैं, उम्र कैद भी हुई है, सड़कों पर कोड़े भी पड़े हैं इस मुल्क के सियासी कारकुनों को और सियासी रहनुमाओं को, पाबंदे सलासल भी रहे हैं, नाइंसाफ़ी भी हुई है। लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी रियासती इदारों के बारे में ये बात नहीं की है। 3 दफ़ा नवाज शरीफ को निकाला गया है, उसने ना आइन तोड़ा है, ना कोई असम्बली तोड़ी है, ना किसी पर आर्टिकल 5 लगाया है। बेनज़ीर भुट्टो को 2 दफ़ा निकाला गया है, उसने ना निकलने पे आइन तोड़ा है, ना साइफर लाया है, ना साजिश की बात की है। हालांकि गलत निकाला गया है, यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला गया है। इस मुल्क में वज़राए आज़म के साथ बहुत ज़्यादती हुई है,
और लेकिन वो वज़राए आज़म इक़्तिदार जाने के बाद भी आइन पर कारबंद रहे हैं, सियासत की है, अस्करियत नहीं की है। देखिए आप एक बात समझे, बेनज़ीर भुट्टो लाहौर लैंड हुई हैं, ज़ियाउल हक के दौर में लैंड हुई हैं ना, उनके बाप को फांसी लगाई हुई थी ना ज़ियाउल हक ने। कितने लोग थे लाहौर में, आप बताएं नसरुल्लाह मलिक साहब, कितने लोग हैं? वो लेके कंटोनमेंट नहीं जा सकते, लाखों लोग, हजारों लाखों लोग थे, ज़ियाउल हक मौजूद था, वो नहीं जा सकते थे। नवाज शरीफ 2008 में लैंड हुआ, मुशर्रफ बरसर इक़्तिदार, वो एयरपोर्ट से उतर के उधर नहीं जा सकता था। इस मुल्क में सियासी रहनुमाओं ने सियासी जद्दोजहद को आइन के दायरे में रखा है और जान भी दी है, माल भी दिया है, जिस्म भी दिया है, कोड़े भी खाए हैं, ज़िंदगी भी दी है। ये एक आइडियल केस है जब एक आदमी ने इक़्तिदार जाने के बाद खुद को अस्करी जमात में तब्दील किया, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना सका या नहीं बना सका। टाइगर फोर्स का नजरिया, टाइगर फोर्स देखें, GHQ पे 2 ही जमातों ने हमला किया है, या PTI ने या TTP ने, तीसरी किसी ने किया आज तक। मतलब अगर मैं कहूँ कि GHQ ने कितनी सियासी जमातों के साथ ज्यादती की, उसके जवाब में मैं ये कहूँ कि 2 ही जमातें हैं जिन पाकिस्तान में जिन्होंने GHQ पर हमला किया है, उनमें एक है TTP और एक है PTI। मैं ये कहूँ कि इस मुल्क की सियासी जमातों के ऊपर मार्शल लॉ लगा, उस मार्शल लॉ के बाद किसी सियासी जमात ने कभी कंटोनमेंट पे जाके एहतजाज नहीं किया। आप बताएं, मार्शल लॉ लगे? अभी इमरान खान पे तो मार्शल लॉ नहीं लगा ना, मार्शल लॉ लगे, किसी ने कभी कंटोनमेंट में एहतजाज किया? 99 का सारा एहतजाज नीला गुंबद और माल रोड पे, 77 का सारा एहतजाज, सारा नीला गुंबद और माल रोड। एक मिनट, मैं आपको एक और बात बताऊं, 2018 के बाद कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में होते हुए पूरे कंटोनमेंट बोर्ड जीत गई, सियालकोट भी जीत गई, लाहौर भी जीत गई, पिंडी भी जीत गई ना कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन। उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड जीतने के बाद कंटोनमेंट बोर्ड पर हमले कर दिए, तो जीत गए थे कंटोनमेंट बोर्ड। थी मुस्लिम, हाँ, ज़ेर-ए-ताब थी मुस्लिम, ज़ेर-ए-ताब थी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब हम इसको एक सियासी जमात नहीं ले सकते। मेरे दोस्त बार बार इसको सियासी जमात, देखिए सियासी जमात, PTI को सियासी जमात नहीं ले सकते या इमरान खान को PTI को नहीं ले सकते इस शक्ल क्या में, कसूर है? क्योंकि बतौर जमात वो इसमें मुलव्वस है। या तो वो डिसोन कर दें अपने उन लीडर्स को जो 9 मई में मुलव्वस हैं, या जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या जिन्होंने अस्करियत पसंदी की। आप भी इससे इत्तेफाक नहीं करते PTI के इस मौक़िफ़ से कि जो उस वक्त लोग निकले इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, एक एहतजाज था, एक उनके अंदर गुस्सा था, इसलिए निकले और वो वहाँ चले गए जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए। अगर तो लोग होते ना लाखों हजारों तो मैं मान लेता। अच्छा। अगर आपके सैकड़ों कारकुन हैं वो हदायत के पाबंद हैं। जब नसरुल्लाह मलिक साहब आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, मॉब जो है ना वो आपके काबू से बाहर हो जाता है। अगर कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर 50,000 लोग होते, 1 लाख लोग होते, मैं आपके मौक़िफ़ की तायीद कर देता। अगर 1500 2000 लोग हैं तो ये वही हैं जिनकी ड्यूटियां लगी हुई थी। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, ये जो बयानियाँ इस वक्त PTI की बाज़ लीडरशिप जो भागी हुई भी है, मफरूर भी है, ट्विटर के ज़रिए वो ये बयानात देती है, मुराद सईद साहब के अक्सर बयानात में देखता रहता हूँ ट्वीट के ऊपर, वो कहते हैं कि हमने पूरी पाकिस्तानी नौजवान को फ़ौज के मद्दे मुकाबल खड़ा करने में हम कामयाब हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने फ़ौज के मद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया है तो फिर फ़ौज के मद्दे मुकाबल तो TTP खड़ी है, PLA खड़ी है, अस्करी तंजीमें ही खड़ी हैं ना, सियासी तंजीमें हैं, मुल्क दुश्मन ही हो सकता है। अच्छा देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले पर इख्तलाफ करना, सियासत करना, तो राय अम्मा हमवार करने के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं अस्करी जद्दोजहद के ख़िलाफ़, आप मेरी बात समझिए, मैं कानून हाथ में लेने के ख़िलाफ़, आप मेरी बात समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क की सियासी जमातों ने मार्शल लॉ में भी ये नहीं किया जो इमरान खान ने किया है। मैं ये समझता हूँ उनको बतौर सियासी जमात ख़त्म करना चाहिए, लेकिन उनको अस्करी जमात डिक्लेयर करना चाहिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहिए और एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनसे डील करना चाहिए।
उनका कोई ग्रुप नई सियासी जमात बनाकर नए एजेंडे के साथ आना चाहते हैं तो बेशक आए, इस नाम से उनको मजीद सियासत करने की इजाज़त नहीं हो सकती। मुज़म्मिल साहब, एक होता है किसी वकूए में मौजूद होना, एक होता है टेररिज्म का उसमें इन्वॉल्व होना, एक होता है जाके अपने हाथ से जुर्म का इर्तिकाब करना, एक होता है कि एक मुसलसल कंपेन चलाना, जिसे हम सोशल मीडिया पर कंपेन चलाई जाती है या टीवी पर कंपेन चलाई जाती है। उस कंपेन के ज़रिए आप रियासती इदारे के ख़िलाफ़ बगावत की एक मुहिम चलाते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है। ये आर्टिकल 5 जो इन्होंने अपोजिशन पे लगाया था ना, कि मैं आप पढ़ लें आर्टिकल 5 कि हर आदमी रियासत का वफादार होगा। पहली बात है ना आर्टिकल 5, ये रियासत के वफादार हैं। किसी भी सियासतदान ने जब उसकी हुकूमत जा रही थी, जो पनामा में निकाला जा रहा हो, किसी ने IMF का कोई आलमी मुआहदा तोड़ा है? जाती दफ़ा किसी ने जाती दफ़ा आइन तोड़ा है? किसी ने कहा है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, यहाँ श्रीलंका बन जाएगा, आपको घरों से निकाल के मारेंगे? लोग रियासत से वफादार रहे हैं, बुरे से बुरे हालात में भी। लोग जेल की काल कोठरी में भी रियासत से वफादार रहे हैं, क्योंकि रियासत से वफादारी ही सियासत की बुनियादी शर्त है। जब आप ये कहते हैं कि रियासत से वफादारी मशरूत है मेरे इक़्तिदार में होने से, तो फिर आप रियासत के वफादार नहीं हैं, आप तो इक़्तिदार से वफादार हैं ना। आप समझते हैं मेरी तमाम तर वफादारी है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ, मैं इक़्तिदार में नहीं तो मेरी रियासत से कोई वफादारी नहीं, मेरी पाकिस्तान से कोई वफादारी नहीं। मैं मुआहदे भी तोड़ूंगा, मैं आइन भी तोड़ूंगा, मैं आग भी लगाऊंगा, मैं तबाह भी करूंगा, तो फिर इसलिए कि मैं इक़्तिदार में नहीं। मैंने इसलिए कहा कि ये हमारी रियासत की बहुत नाकामी है, नरमी है, और आपकी और मेरी भी नाकामी और नरमी है कि हम सही बात नहीं करते। हमें ये, आप मुझे बताएं, जब नवाज शरीफ नाहल हुआ, आपने शेर का निशान छीन लिया उसके सेनेटर से कि जी नाहल आदमी है, डिस्क्वालीफाइड है, अब नहीं इस शेर का निशान रख सकता, पार्टी छोड़े। बेनज़ीर भुट्टो से आपने छीन लिया, उसने अमीन फ़हीम को बनाया कि नहीं बनाया पार्टी का सदर, कि आप डिस्क्वालीफाइड हैं। ये डिस्क्वालीफाइड है, ये चेयरमैन कैसे है, और फिर PTI इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड कैसे है? नवाज शरीफ और बेनज़ीर के लिए और कानून था, इसके लिए और कानून है। मुज़म्मिल साहब, अगर हम तारीख़ में जाकर देखें तो हकीम सईद साहब और डॉक्टर सरार अहमद साहब मुल्क के बड़े मुमताज़ आलिम दीन थे। जो कुछ वो कहा करते थे, अगरचे बड़े उनके जो इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से कोई शवाहिद ऐसे मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहा करते थे, मैं अपने नाज़रीन के सामने उन बयानात भी रखता हूं। हकीम सईद साहब और जो है डॉक्टर सरार साहब को क्यों ये शक था कि इमरान खान साहब को? ईदी साहब भी यही कहते थे। इन्होंने एक प्रेशर ग्रुप बनाने की उस वक़्त भी कोशिश की थी, और उस वक़्त भी बगावत और इस किस्म का कि हम प्रेशर ग्रुप बनाते हैं और उसके ज़रिए हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे, तो इन लोगों ने उनको भांप लिया था। वो भी इस मुल्क में एक इनकलाब के लिए काम कर रहे थे, एक राय अम्मा हमवार कर रहे थे, आइनी और कानूनी तरीके से। डॉक्टर साहब के नज़रियात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, वो मुल्क आप वो एक ख़ास किस्म के निज़ाम हुकूमत के लिए राय अम्मा हमवार कर रहे थे, कायल थे। आप हकीम सईद साहब के भी नज़रिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, वो भी एक ख़ास किस्म के नज़रिए के हाल, लेकिन वो दोनों आइन और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कर रहे थे। उनमें से किसी ने कभी आइन और हज़ारों लोग डॉक्टर साहब के पीछे नमाज़ पढ़ते थे, जुम्मा पढ़ते थे, तरावी सारी आपको पता है डॉक्टर साहब की तरावी सारी रात चलती थी वो तर्जुमे के साथ। उन्होंने कभी अपने मुजाहिरी लोगों को पीछे बैठे हुए जो अकीदत से उनके साथ आते थे, ये कहा कि सुबह उठ के हमला कर देना। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज के तहकीकाती प्रोग्राम के अंदर एक बार फिर खुश आमदीद। नज़ीर लगारी साहब, कुछ चीज़ें मज़ीद मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आप किसी पार्टी को दीवार से लगा देंगे तो जो आपका प्लान बना हुआ है, मैं आपको यकीन दिला दूँ, यहाँ पर श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। श्रीलंका की धमकी से इमरान खान साहब ने आगाज़ किया कि लोग आपके घरों में जाकर आपका घेराव करेंगे, पकड़ेंगे आपको और पकड़ के मारेंगे। इसके साथ मुसलसल बयानबाजी उनकी रही। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इमरान खान साहब खुद 9 मई के वाक़यात के लिए ना कोर कमांडर हाउस पर मौजूद थे, ना GH के ऊपर गए, इसलिए जो उनके ऊपर दफात लगाई जा रही हैं। अगरचे कानून तो ये कहता है, पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर कोई शख्स प्लानिंग करे, मनसूबाबंदी करे
तो सबसे बड़ा मुजरिम वही है जिसने प्लानिंग करके लोगों को उकसा कर जो है वहाँ पे पहुँचाया जहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी, और इमलाक को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। आप क्या समझते हैं कि ये श्रीलंका वाली धमकी, कभी बांग्लादेश वाली, क्या सोच थी इमरान खान साहब के जहन में? यही सोच थी और यही एजेंडा था और यही उनका पूरा प्रोग्राम था। वो रियासत के खिलाफ आए थे। देखें, मुज़म्मिल साहब ने बड़ी मिसालें दी हैं। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी में अदलिया ने और इदारों ने नाइंसाफ़ी नहीं की थी? फिर नाइंसाफ़ी के बाद सियासी लोगों का क्या तरीक़ाकार था? सियासी लोगों में से इज्तिमा में मैं खुद मौजूद था और रिपोर्ट कर रहा था। उस इज्तिमा में एक पार्टी के कारकुन ने, बल्कि एक लीडर था, उसने कहा था कि जी इस वाक़े में भुट्टो साहब की फांसी के बाद फौरन बाद ये वाक़या हो रहा है, ये तकरीब हो रही है। उस बंदे ने कहा कि जी भुट्टो साहब की फांसी में सिर्फ जनरल ज़िया नहीं बल्कि ये पूरा इदारा इसमें मुलविस है। तो खुद पार्टी के लोग खड़े गए और उन्होंने उसको ना सिर्फ बिठाया बल्कि उसको शटअप कर दी और कहा कि खामोश हो जाएं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारा किसी के सिपाही के साथ, किसी और फौजी के साथ, किसी मेजर के साथ, किसी कैप्टन के साथ, किसी कर्नल के साथ, किसी ब्रिगेडियर के साथ या किसी जनरल के साथ जो सिस्टम का हिस्सा नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है और हम किसी को नहीं समझते हैं कि कोई और जिम्मेदार है। और जिम्मेदार सिर्फ वही हैं जो बराह रास्त इस अमल में शरीक हैं और हम उनको जिम्मेदार समझते हैं। और फिर क्या हुआ? उन्होंने कोई इंतकाम लिया। उनने इक़्तिदार में आने के बाद किसी की गिरफ्तारी की, किसी को धमकी दी, किसी से ये कहा कि हम आपको इंतकाम का निशाना बनाएंगे। किसी को इंतकाम का निशाना बनाया गया। भुट्टो साहब की फांसी, अच्छा भुट्टो साहब की फांसी हो गई। उसके बाद क्या हुआ? मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया, लाठी जेल में रखा गया, अटक जेल में रखा गया और वो बाहर आए, फिर वज़ीर आज़म बने। क्या उन्होंने गिरफ्तारियां की? क्या उन्होंने कहा कि फुला जनरलों को गिरफ्तार कर लें? या उन्होंने इस तरफ इशारा किया, कोई किनाया किया, कोई अलामती कहा? ये सारा कुछ तो नहीं हुआ। लोगों ने सियासी जिद्दोजहद की, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने और पार्टियों ने सियासी जिद्दोजहद की और सियासी जिद्दोजहद में सियासी नुक्ता नजर रखा और इंतहाई पुरअमन तरीके से रखा है। और उन्होंने अपना केस किया तो उसमें किसी किस्म का किसी इदारे के खिलाफ, इवन अदलिया के खिलाफ भी कोई बात नहीं की। यार अदलिया ने इस फैसले के बाद, जिसमें भुट्टो साहब को फांसी दी गई, खुद अदलिया ने कहा कि जनाब ये मिसाल, ये जो है, ये इस फैसले को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नजीर बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। आपके पास अदालती नज़ायर की एक पूरा सिस्टम होता है जो अदालती नज़ायर को आप पेश करते हैं और कहते हैं कि जनाब इस फैसले की रूह से इस फैसले इस फैसले के मुताबिक ये फैसला होना चाहिए। यानी भुट्टो साहब के फैसले की मिसाल पर किसी और फैसले का इतलाक नहीं किया जा सकता, न इंतबाक किया जा सकता है, न इस्तबदाद किया जा सकता है। इस बारे में कोई चीज नहीं हो सकती है। किसी पार्टी ने नहीं की, कोई पार्टी किसी इदारे से इंतकाम के लिए नहीं गई, उनने सियासी जिद्दोजहद की। मैं ये कहता हूं, पूरे इसरार से कहता हूं कि कमजोर सियासी जिद्दोजहद की। उनने वाइब्रेंट सियासी जिद्दोजहद नहीं की, उनने नजरियाती सियासी जिद्दोजहद नहीं की, उनने लोगों की तालीम नहीं की, उनने लोगों को जमहूरियत और इंसाफ के बारे में सही तालीम नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने कभी जाकर कानून हाथ में लिया। ये शहजादा था, ये लाडला था, ये प्यारा था, ये राज दुलारा था, इसको जो चाहता ये करता था। जिसके बारे में यानी क्या ख्याल है कि जर्नल जो बन जाते हैं वो इसलिए होते हैं कि उनको आप गालियां दें? क्या चीज है ये जिस तरह से आप। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। यही प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा क्योंकि एक रिसर्च हमारे पास बड़ी तफसीली मौजूद है। मेहमान भी यही होंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि 9 मई के असल मुहर्रकात थे क्या। कल तक के लिए इजाज़त। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।